विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे हम, उसमें हम कुछ प्रमुख व्यक्तित्व कर रहे थे इतिहास के। तो धार्मिक सुधारवादी व्यक्तित्व, उसमें हम आज पढ़ रहे हैं मोहम्मद इकबाल 1877 से 1938। अविभाजित भारत के प्रसिद्ध शायर, लेखक, नेता एवं दार्शनिक मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान का राष्ट्र कवि माना जाता है। पाकिस्तान का राष्ट्र कवि कौन है? मोहम्मद इकबाल हैं। इन्होंने ही लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। सुना है? गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल है जहां हमारा। पर्वत व सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वह संतरी हमारा, वह पासबा हमारा। गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, गुलशन जिसके दम पे दम से रश के जना हमारा। ए आब ए रुद्र ए गंगा, वह दिन याज तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। पूरी लाइनों पे ध्यान देना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। यूनान ओ मिस्र ओ रूमा, सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा। ये पढ़े हो पूरा या खाली ऊपर की 2 लाइनें? हाँ, सारे जहां से अच्छा है। तो पाकिस्तान के राष्ट्र कवि माना जाता है। इनका जन्म सियालकोट पंजाब में हुआ था। ये प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, जिसका प्रमाण सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, तरानाए हिंद और बंग दर्रा आदि रचनाओं में मिल जाता है। तो मैं बोल रहा हूं कि प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, बाद में नहीं थे। बाद में इन्होंने बोल दिया था हमारा खान पान अलग, रहन सहन अलग, हर चीज क्या है, अलग है। तो 1930 ईस्वी में इन्होंने ही सर्वप्रथम मुस्लिम लीग के मंच से इलाहाबाद में द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की। इन्होंने कहा 2 अलग देश होने चाहिए। तो सबसे पहले 2 द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो वो बात रखी, वो सबसे पहले किसने रखी? मोहम्मद इकबाल ने रखी। किसने रखी? कहां पर रखी? मुस्लिम लीग के मंच से रखी। कहां पर रखी? प्रयागराज इलाहाबाद से रखी। मुस्लिम लीग का सम्मेलन हो रहा था वहां पर। इन्होंने कहा, क्या कहा? हमारे खान पान अलग, रहन सहन अलग, तौर तरीके अलग, जो हमारी आस्थाएं अलग, और क्या पूजा पद्धति अलग, इसलिए 2 राष्ट्र तो होने ही चाहिए। बाद में भले ही चौधरी रहमत अली, फिर वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक मुस्लिम छात्र था, उसने बोला कि पाकिस्तान, क्या बोला है ना, पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, है ना, ठीक है। संभवतः 1920 के दशक में इनके द्वारा की गई यूरोप यात्रा ने इन्हें अंग्रेजों के बांटो और राज करो की नीति का शिकार बना दिया। इनकी बंग ए दर्रा नामक रचना में इनकलाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इनकलाब किसको बोलते हैं? इनकलाब। बचपन से नारे लगा रहे हो आप, इनकलाब जिंदाबाद। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन को बोलते हैं इनकलाब। क्या बोलते हैं? कि हम इनकलाब लेके आएंगे। कुछ शायरों के उसमें देखा होगा आपने, इनकलाब शब्द का बड़ा प्रयोग करते हैं। इनकलाब लेके आएंगे, यानी रिवोल्यूशन लेके आएंगे, क्रांति लेके आएंगे। इनकलाब जिंदाबाद को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे क्रांति अमर रहे। इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन। क्या बोलेंगे? तो बंग दर्रा नामक रचना में ही इनकलाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इनकी मृत्यु 1938 ईस्वी में लाहौर में हो गई, यानी दूसरा राष्ट्र नहीं देख पाए। 1938 में ही डेथ हो गई। ठीक है। सर सैयद अहमद खान 1817 से 1898 आधुनिक शिक्षा के हिमायती तथा अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता। क्वेश्चन बनता, अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान की जन्मस्थली दिल्ली और कर्मस्थली अलीगढ़ थी। आजकल अलीगढ़ में बड़ा विवाद हो रहा है, देख रहे होंगे आप, सुन रहे होंगे, है? AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं। ठीक है। इन्होंने 1857 के विद्रोह की विफलता अपने आंखों से देखी थी। इनका कहना था कि जब भारतीय भी विचार व कर्म में अंग्रेजों जैसे आधुनिक बन जाएंगे, तभी वे सफलता के साथ विदेशी शासन को ललकार सकेंगे। ठीक है। अलीगढ़ जो आंदोलन थे उसके प्रवर्तक किसे बताया मैंने? सर सैयद अहमद खान को, है ना। 17 अक्टूबर 1817 को हुआ था इनका जन्म दिल्ली में। कहां पर?
इनके जो पूर्वज थे वो ईरानी सामंत थे, ईरान से आए थे, ईरान के सामंत थे। शाहजहां के काल में मुगल दरबार में इनके पूर्वज आए और उनको उन्होंने मतलब सेवाएं दी शाहजहां के काल में मुगल दरबार में। 1857 के विद्रोह में सर सैयद अहमद खां कंपनी की न्यायिक सेवा में थे और कंपनी के प्रति पूर्ण राजभक्त थे। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने और मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा यार हमें अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा, पुस्तकों में क्या लिखा है अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन मुस्लिमों ने ही इनका विरोध किया, है ना। क्या किया? क्योंकि इस्लाम जो है वो कट्टर है और उसमें चेंज वाली प्रवृत्ति नहीं दी जाती है, चेंजेस को क्या एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान ने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए 1870 ईस्वी में तहजीब उल अखलाक का मतलब होता है सभ्यता और नैतिकता नामक फारसी पत्रिका निकाली। अंग्रेजों का राजभक्त होने के कारण राजभक्त मुसलमान पत्रिका का भी प्रकाशन किया और आसबाब बगावत हिंद नामक पुस्तक 1857 के विद्रोह पर लिखी। क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी हैं 1857 के विद्रोह के, तो उन्होंने उस पर कौन सी किताब लिखी? आसबाब बगावत हिंद। 1864 में इन्होंने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका बाद में स्थायी कार्यालय अलीगढ़ में स्थापित किया गया। 1863 में गाजीपुर में मुस्लिमों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। 1876 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ में स्थायी रूप से बस गए। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सर्वप्रथम 24 मई 1875 को महारानी विक्टोरिया के वर्षगांठ के अवसर पर अलीगढ़ स्कूल प्राइमरी की स्थापना की और 8 जनवरी 1877 में इसे मॉम्डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम दिया। सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न, मॉम्डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान। लॉर्ड लिटन ने इस कॉलेज का शिलान्यास किया था। जिसको आज आप एएमयू बोल रहे हो वो कभी क्या था? मॉम्डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। लॉर्ड लिटन ने इस कॉलेज का शिलान्यास किया था तथा विलियम म्योर जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे उन्होंने इसे भूमि प्रदान की थी। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैक थे। कौन थे? अंग्रेज थे, थियोडोर बैक। 1920 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जिसको एएमयू बोलते हैं। जेएनयू, बीएचयू, एएमयू ये बड़े प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान हैं, इनके नाम आपने सुने ही होंगे। सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने पीरी मुराद प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया। पीरी मुराद बोलते हैं, पीरी मुराद प्रथा। मुरीद बोलते हैं जो सूफी संत होते हैं, उनके शिष्य को मुरीद कहा जाता है। सूफिज्म में अगर आप किसी के शिष्य बन गए तो क्या हो गए? मुरीद हो गए। मैं आपका मुरीद हो गया मतलब मैं आपका शिष्य हो गया, ठीक है। और पीरों की मजारें, आपने देहरादून में तो आपको पता ही है, जगह जगह मजारें हैं। किसकी मजारें हैं? पीरों की। सफेद घोड़े पे आते हैं, बताते हैं, है ना। तो पीरी मुराद प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया। पीर लोग अपने आप को सूफी मानते थे और अपने मुरीद को कुछ रहस्यमय शब्द देकर गुरु बन जाते थे और उनसे दासों जैसी सेवा लेते थे। कैसी? दासों जैसी सेवा लेते थे। उन्होंने दास प्रथा को इस्लाम विरुद्ध बताया। सैयद साहब ने यानी सर सैयद अहमद खान ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य कुरान पर टीका लिखकर किया, जिसका परंपरागत टीकाकारों की आलोचना की गई और वैज्ञानिक ज्ञान के प्रकाश में तर्कों द्वारा अपने मत को सिद्ध किया गया। अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस का विरोधी था। सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया। 1898 में सर सैयद अहमद खान की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व नवाब मोहसिनुल मुल्क ने किया। अलीगढ़ आंदोलन के जो अन्य प्रमुख सदस्य थे वो चिराग अली, नजीर अहमद, अल्ताफ हुसैन अली, मौलाना शिबली नुमानी, ये सब थे। सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर ब्रिटिश राज का भक्त बनाना था। 1870 में विलियम हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान, बहुत इंपॉर्टेंट,
हु रोट द बुक इंडियन मुसलमान? डब्ल्यू हंटर, विलियम हंटर। 1870 में ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों में से समझौता करने का सुझाव दिया गया था, जिसमें उन्हें अपनी ओर मिलाया जा सके। इसके लिए उन्होंने सर सैयद अहमद खां को अनेक रियायतें भी दी। अब क्या हुआ, सर सैयद अहमद खां चाहते थे कि मुसलमान अंग्रेजी पढ़ें, तो फिर विरोध हो गया मुसलमानों में ही। तो फिर आपने सुना होगा कि सहारनपुर में देवबंद, सुना है देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोही। उन्होंने कहा नहीं भैया, इस्लाम में कोई चेंज नहीं होगा, कोई अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण नहीं की जाएगी। तो रशीद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननोतवी ने देवबंद आंदोलन चलाया, है ना? क्या चलाया पता है? ठीक है, देवबंद आंदोलन एक पुनर्जागरण आंदोलन था, जिसका उद्देश्य क्या था? कुरान और हदीस की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना। और इसका जो प्रारंभिक उलेमा था वो कौन था? मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही। देवबंद नामक स्थान पर, दारुल उलूम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? देवबंद तो ऐसे ही बोलते हैं, देवबंद तो जगह है। देवबंद में दारुल उलूम की स्थापना की, ठीक है। और ये जो आंदोलन था अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में था। क्वेश्चन पूछा एक बार यूपीएससी ने, अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला? देवबंद आंदोलन चला। कौन सा? देवबंद आंदोलन चला। और एक बार पूछा कि जो दारुल उलूम की स्थापना की गई देवबंद में, वो कहां से अनुप्रेरित था? तो आंसर साहब अली उल्लाह के वहाबी आंदोलन से अनुप्रेरित था। साहब अली उल्लाह के वहाबी आंदोलन से प्रेरित था। ठीक है भाई, अगली पर्सनैलिटी है जो राम सिंह कूका है। बाबा राम सिंह कूका का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था। ये रणजीत सिंह सिख सेना में भी रहे थे, महाराजा रणजीत सिंह, जिनकी मिसल क्या थी? सुकर चकिया मिसल। 12 मिसलें होती हैं सिखों में, कितनी? अहलूवालिया, कन्हैया, है ना? तो ऐसी एक मिसल होती है, कौन सी? सुकर चकिया। तो एक बार क्वेश्चन बना कि महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल के थे? आंसर सुकर चकिया मिसल के थे। तो ये महाराजा रणजीत सिंह की सेना में भी रहे थे। इन्होंने गौरक्षा, स्वदेशी, नारी उद्धार, अंतरजातीय विवाह, सामूहिक विवाह, इस पर बल देने के लिए नामधारी आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? नामधारी आंदोलन चलाया। कूकाओं का पहला विद्रोह राम सिंह कूका के नेतृत्व में 1869 में फिरोजपुर में हुआ, जो कि पूर्णतया राजनीतिक था, जिसका मूल उद्देश्य भारत की स्वाधीनता था। तो कूका आंदोलन के नेता कौन थे? राम सिंह कूका। कौन थे? कहां से चला? पंजाब में फिरोजपुर से चला। कब चला? 1869 में चला। उद्देश्य क्या था? भारत की स्वाधीनता। 1872 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1885 में इन्हें रंगून भेजा और इनकी हत्या कर दी गई। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। आ गया? ठीक है जी। अब इसके बाद मैं बता रहा हूं कुछ उदारवादी व्यक्तित्व। उदारवादी व्यक्तित्व में सबसे पहले आता है नाम दादा भाई नौरोजी का। इनको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? भारत के ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है इनको, भारत का ग्लैडस्टोन। दादा भाई नौरोजी का जन्म कहां हुआ था? महाराष्ट्र के खड़क नामक गांव में एक निर्धन पारसी परिवार में हुआ था। पारसी थे ये। कौन होते हैं पारसी? वैसे तो इनका देश ईरान था, लेकिन ईरान फिर शिया देश बन गया, पारसी लोगों को भगाया गया वहां से। कहाँ शरण ली उन्होंने? भारत में ली। भारत में जब शरण ली तो फिर उसी परिवार में कौन हुए? अग्नि पूजक होते हैं। बताया जाता है कि अकबर ने जब क्या किया था, सम्राट, मुगल सम्राट अकबर ने इबादत खाने का निर्माण किया ना, तो सबसे पहले उसने सिर्फ मुस्लिम धर्मशास्त्रियों को बुलाया, उनकी बातें सुनी। बताया जाता है कि अकबर पर बड़ा प्रभाव भी पड़ा, हर समय अल्लाहू अल्लाहू जपता रहता था। कौन? अकबर। बाद में उसको थोड़ा कुछ गड़बड़ लगा, उसने सारे धर्मों के लिए खोल दिए दरवाजे, हाँ, इबादत खाने में। तो पारसी भी आए, हिंदू भी आए, सब धर्मशास्त्री आए, सब जितने भी थे धर्म वाले, उन्होंने अपने अपने विचार रखे। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, 14 साल में तो राजा बन गया। उसके गुरुजी बैरम खान ने क्या कर दिया? क्या किया भाई? हाजी, गद्दी पे बिठा दिया। कैसी गद्दी थी? डनलप की? कैसी गद्दी थी? हाजी,
अरे पत्थरों का एक तख्त बनाया, क्योंकि लड़ाई चल रही थी किसकी, हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू और अकबर के बीच में चल रहा था। कौन सा? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पहला हुआ 1526, दूसरा हुआ 1500, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत चल रहा था। हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू, जो कि कभी रेवाड़ी की सड़कों पे नमक बेचा करता था, उसके साथ लड़ाई चल रही थी, राजा बन चुका था। कौन? हेमू। अब हेमू, अब इधर अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ रहा था, गुरु किसका? अकबर का। तो बैरम खान ने हरा दिया किसको? हेमू को। उसके बाद बैरम खान की बैरम खान ने गर्दन काट दी हेमू की। अकबर को कालानौर नामक स्थान पर एक तख्त, एक वो बनाया गया, क्या, पत्थरों का एक सिंहासन बनाया गया, उस पर उसका राज्याभिषेक किया। अब 14 साल 13 साल कुछ महीने कुछ दिन का, पढ़ता कहां से अकबर? अनपढ़ था। क्या था? तो सबके विचार सुने उसने। तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो हिंदू धर्म का पड़ा, किस पर? अकबर पर। उसके दरबार में हर समय अग्नि प्रज्वलित रहती थी। ये क्वेश्चन बना, किसका प्रभाव था ये? आंसर, पारसी धर्म का प्रभाव। किसका? क्योंकि पारसी जो होते हैं वो अग्नि पूजक होते हैं और डेड बॉडियों को जलाते भी नहीं है, चील कौवों के लिए छोड़ देते हैं ऊपर। जब चील कौवे खा जाते हैं, उनका मानना यह है कि मरने के बाद भी हम किसी के काम आए, तो जब हड्डियां रह जाती हैं तब उसकी अंत्येष्टि की जाती है। ठीक है। अभी हमारे टाटा जी जो गए वैकुंठ धाम, तो उनका भी क्या हुआ? उनका तो मेरे ख्याल से जलाया गया है ना। तो उनको जलाने के लिए क्या होती? सोलर भट्टियां होती है, उनको क्या लकड़ियों पर नहीं जलाते। तो दादा भाई नौरोजी भाई कहाँ हुए? महाराष्ट्र के खड़क नामक गांव में हुए, निर्धन पारसी परिवार में हुए। इनके पिता पालन जी दोरडी और माता कौन थी? मणिक बाई थी। स्कूली शिक्षण के समय इन्होंने अंग्रेजी अध्यापक, आपके अंग्रेजी अध्यापक ने आपको भारत की आशा की संज्ञा प्रदान की थी। इसको दादा भाई नौरोजी, आप क्या हो कि भारत की आशा हो। अंग्रेजों को भारतीय समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से इन्होंने 1852 में बंबई एसोसिएशन नामक बंबई की पहली राजनीतिक संस्था स्थापित की और लंदन प्रवास के दौरान लंदन इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। बंबई एसोसिएशन कौन? दादा भाई नौरोजी। लंदन इंडियन एसोसिएशन कौन? दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कौन? दादा भाई नौरोजी। इतना समझ में आ गया। 1892 में ब्रिटेन के उदारवादी दल की ओर से मध्य फिंसबरी क्षेत्र से हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाले भारत के पहले ही नहीं बल्कि एशिया के प्रथम व्यक्ति बने। अब आप बोलोगे हाउस ऑफ कॉमन्स क्या? तो जो ब्रिटिश संसद होती है उसके 2 सदन होते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होती है? 2 सदन होते हैं हमारे यहाँ, लोकसभा, राज्यसभा। क्या होते हैं? पार्लियामेंट इज इक्वल टू 1 इज प्रेसिडेंट। सबसे पहले क्या रखना है उस पे? राष्ट्रपति। क्योंकि संसद कोई भी बिल पास करे, जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होते तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। इसलिए राष्ट्रपति अभिन्न अंग होता है किसका? संसद का। तो पार्लियामेंट इज इक्वल टू 1 इज राष्ट्रपति, 2 इज लोकसभा, जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। और थर्ड होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा। क्या होता है? अब ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में होता है नंबर 1 पे होता है क्राउन। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, वैसे वहां पर क्राउन की औपचारिक। नंबर 2 पे जो लोअर हाउस है हमारा, लेकिन शक्तिशाली सदन जो है वो कौन है? लोकसभा। जो जन लोकप्रिय सदन जो है वो कौन है? लोकसभा। क्योंकि डायरेक्ट चुनकर जाते हैं, मतलब डायरेक्ट वोट करते हैं हम लोकसभा के मेंबर्स को। जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं यानी मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं, उनको वोट कौन करता है? हम करते हैं। इसलिए लोकप्रिय सदन कौन सा हुआ? लेकिन संसद में निम्न सदन की संज्ञा दी जाती है उसको, लोकसभा को। ऐसे ही ब्रिटेन में क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। क्या होता है? समझ में आ गया? कॉमन्स की सभा। फिर हमारे यहाँ होता है राज्यसभा। राज्यसभा के लोगों को हम वोट नहीं करते, डायरेक्ट नहीं करते, वो इनडायरेक्टली क्या होते हैं? चुने जाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, वैसे वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, लॉर्ड्स की सभा, बड़े लोगों की सभा। समझ में आया? तो उस हाउस ऑफ कॉमन्स में एशिया, भारत ही नहीं, एशिया का पहला आदमी जो क्या हुआ? चुना गया। वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। क्या थे? सांसद बने। इसका मतलब क्या बने? सांसद बने।
किस जगह से बने? कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, जैसे हम बोलते हैं कि टिहरी की सांसद कौन है, तो रानी जो है हमारी, क्या नाम है, हाँ जी, राजलक्ष्मी शाह जो हैं वो हमारी सांसद है। तो हम बोलते हैं ना जैसे यहाँ इस सीट से कौन है, तो ऐसे ही जो आपके दादा भाई नौरोजी थे वो फिंसबरी क्षेत्र के क्या थे, सांसद थे, और हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठने वाले पहले भारतीय थे। इतना समझ में आ गया? जन जागरण के लिए बंबई में ज्ञान प्रचारणी मंडली बनाई और राष्ट्र गुफ्तार और सत्यवादी नामक पत्र के संपादन किए। राष्ट्र गुफ्तार और सत्यवादी दोनों गुजराती भाषा में थे, नामक पत्र के संपादन किए। दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक पुस्तक निकाली जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। धन के निष्कासन को बोलते हैं वेल्थ ड्रेन थ्योरी। सबसे पहले किसने दी? आंसर दादा भाई नौरोजी ने, क्योंकि उस समय इस देश के लोग अपनी दादी परदादी दादा परदादा से सुनते थे कि भारत सोने की चिड़िया थी। तो भाई वो पूछते थे बच्चे कि भारत सोने की चिड़िया थी तो हम इतने गरीब क्यों हैं? हमारे पास तो कपड़े भी नहीं है ढंग के, खाने के लिए भी 3 टाइम नहीं मिल रहा, 2 टाइम भी नहीं मिल रहा खाने के लिए, बहुत गरीबी थी। यानी भारतीयों को खुद पता नहीं चला वो गरीब कब हो गए। कारण वेल्थ ड्रेन। वेल्थ ड्रेन मतलब भारत का सारा धन कहां चला गया? इंग्लैंड चला गया। समझ में आया? अब इसको उजागर करने वाले पहले व्यक्ति कौन? दादा भाई नौरोजी। मैंने बताया था एक पैम्पलेट था उनका, इंग्लैंड डेप्ट्स टू इंडिया या इंडिया डेप्ट्स टू इंग्लैंड नाम का पैम्पलेट जारी किया उन्होंने, और फिर एक किताब लिखी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें बताया उन्होंने कि भारत का सारा धन जो है वो कहां? इंग्लैंड चला गया। यानी गंगा यमुना के दोआबों से जो भी समृद्धि होती है उसको स्पंज की तरह सोखकर टेम्स नदी के किनारे निचोड़ दिया जाता है। टेम्स नदी मतलब लंदन टेम्स के किनारे। परंतु धन निष्कासन सिद्धांत सबसे पहले इन्होंने ही अपने समाचार पत्र इंग्लैंड डेप्ट्स टू इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट्स टू इंडिया नामक शीर्षक से प्रकाशित किया। 1886, 1893, 1906 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन? 86, 93, 06, ऐसे याद रखना। 86, 93, 06। कांग्रेस के मंच से 1906 ईस्वी कोलकाता में सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग की। किसने? दादा भाई नौरोजी। इतना समझ में आ गया? उसके बाद अगले उदारवादी हैं एलन ऑक्टेवन ह्यूम। कौन है? 1829 से 1912 इंग्लैंड में जन्मे एलन ऑक्टेवन ह्यूम 1856 ईस्वी में इटावा उत्तर प्रदेश के कलेक्टर बने। कहां के? इटावा उत्तर प्रदेश के कलेक्टर बने। इन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई? बंबई में हुई। कब हुई? 1885 में। डिटेल जाओगे तो पहले इसका नाम क्या था कांग्रेस का? कांग्रेस तो किसके कहने पर हुआ नाम? इंडियन नेशनल यूनियन था इसका नाम। पहले क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन, और वो 1884 के आसपास गठित हो चुकी थी। बाद में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके कहने पर रखा गया? दादा भाई नौरोजी के कहने पर रखा गया। किसके नाम पर? किसके कहने पर? दादा भाई नौरोजी के कहने पर। बंबई में हुई। इसकी इन्हें कांग्रेस का महामंत्री नियुक्त किया गया, जिस पद पर वे 1906 तक बने रहे। इन्होंने 1949 ईस्वी में लोकमित्र नामक समाचार पत्र निकाला। कौन सा? लोकमित्र नामक समाचार पत्र निकाला। इनके जीवनीकार कौन है? विलियम वेडरबर्न है। एलन ऑक्टेवन ह्यूम के कौन है जीवनीकार? क्वेश्चन ये भी आया कि शिमला का सन्यासी हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो आंसर एलन ऑक्टेवन ह्यूम को कहा जाता है। ठीक है। ह्यूम के बारे में लाला लाजपत राय ने लिखा है, ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता और दुर्दशा पर रोता था। पर थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कांग्रेस का गठन किया गया वो अंग्रेज ऐसा ही चाह रहे थे? सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत भाई 1857 का रिवोल्ट हो चुका था। उसका कारण यह था कि लोगों की भावनाएं अंदर ही अंदर क्या हो रही थी? वॉल्केनो का रूप धारण कर रही थी, और एक दिन निकल गया सारा, जिसे बोलते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ऐसी संस्था की आवश्यकता हो जिसमें पढ़े लिखे लोग हों, जिनके माध्यम से जिन पर अशिक्षित लोग विश्वास करें
और अपनी बातें रखें और वो हमें बताएं, और वो लड़ाई झगड़ा ना करें, गोलीबारी ना करें, बम बम की तलवार ना चलाएं। वो खाली क्या करें, आवेदन करें, प्रत्यावेदन करें, राजनीतिक भिक्षावृत्ति करें। कहीं ऐसा तो नहीं आया समझ में? क्योंकि अंग्रेज थे वो अपने हित में कुछ भी कर सकते थे। तो एलन ऑक्टेवन ह्यूम ने बनाई कांग्रेस। भले ही पहला अध्यक्ष जो था व्योमेश चंद्र बनर्जी था, है ना, भले ही बाद में इसमें एक्सट्रीमिस्ट आए, लाला लाजपत राय आए, बाल गंगाधर तिलक आए, लाल बाल पाल, विपिन चंद्र पाल आए, है ना, अरविंदो घोष आए। ठीक है, नहीं आया समझ में? आगे समझ में? हाँ जी, क्या बताइए। हाँ, तो हर दृष्टि से देखना आप, कुछ चीजें क्या होती हैं इतिहास के पन्नों में क्या रहती हैं, छुपी हुई रहती हैं। अपना दिमाग लगाना आपने, क्योंकि गांधी जी आजादी के तुरंत बाद बोलते हैं कि अब हमारा उद्देश्य पूरा हो चुका है, कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो चुका है, कांग्रेस को समाप्त कर दो, अब इस राजनीतिक संगठन की आवश्यकता नहीं है, लोकतंत्र अगर लाना है तो नई पार्टियों का गठन करो और उससे इलेक्शन लड़ो। क्योंकि कांग्रेस के नाम पर वो जानते थे कि बहुत लंबे समय तक क्या होगा, परिवारवाद हावी हो सकता है, एक वर्ग क्या हो सकता है, हावी हो सकता है। हाँ, डोमिनेट। ये ब्रांड है एक तरह का, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रांड। हाँ जी, हाँ, ब्रांडिंग होती है 1 लीटर पर, बाकी वो कोई जानता ही नहीं। 1 लीटर के नाम पर ऐसे लोग भी सत्ता में काबिज हो जाते हैं जो प्रधान नहीं बन सकते थे कभी। समझ में आया? क्योंकि बड़े लीडर का हाथ है, पार्टी का हाथ है, तो फिर योग्यताएं अयोग्यताएं, उनका आपराधिक रिकॉर्ड, उनका भ्रष्टाचारिक रिकॉर्ड कुछ नहीं देखा जाता। फिर ये माना जाता है ऊपर वाले लीडर को देखा जाता है। ठीक है, तो ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता और दुर्दशा पर रोता था। ये किसने कहा? लाला लाजपत राय ने कहा। इनकी किताबें भी हैं, एंड ओल्ड मेन्स होप है मेरे ख्याल से, द राइजिंग स्टार एंड ओल्ड मेन्स होप। चेक करना जरा कौन कौन सी किताबें हैं एलन ऑक्टोवन ह्यूम की। क्वेश्चन बनते हैं ना, इसलिए बता रहा हूं एक्स्ट्रा पॉइंट्स। शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है? एलन ऑक्टोवन ह्यूम को कहा जाता है ना। उसके बाद सत्येंद्र नाथ टैगोर 1842 से 1923। सत्येंद्र नाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में देवेंद्र नाथ टैगोर के पुत्र और रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई के रूप में हुआ था। ये 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय थे। भाई आईसीएस निकालने वाले पहले भारतीय कौन? बंगाल से थे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लोग कहाँ रहते थे उस जमाने में? बंगाल में, है ना। तो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, बड़े भाई किसके? रविंद्रनाथ टैगोर के, और पुत्र किसके? देवेंद्रनाथ टैगोर के। इनकी पहली नियुक्ति बंबई प्रांत में हुई। अवकाश ग्रहण करने तक ये जिला एवं सेशन जज के पद पर पहुंच सके, क्योंकि सरकारी नौकरी में भारतीयों को ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे, पहुंचने नहीं दिया जाता था। ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रतिष्ठित वकील उमेश चंद्र बनर्जी का जन्म, व्योमेश बोलते हैं बाद में, वैसे उमेश चंद्र है इनका नाम। उमेश चंद्र बनर्जी का जन्म कलकत्ता के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्र और विधि संकाय के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने लंदन में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान लंदन भारतीय समाज की स्थापना की, जिसे बाद में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इन्होंने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की है ना। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी या उमेश चंद्र बनर्जी। इन्होंने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन ये जीत नहीं सके थे। जीते कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बन गए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। अगले हैं फिरोज शाह मेहता, बंबई का बिना ताज का बादशाह कहते थे इनको। क्या बोलते थे? बहुत ही प्रखर वक्ता। जब बोलते थे तो लाखों की भीड़ सुनती थी, हजारों की भीड़।
जन्म बंबई में हुआ था, एक धनी पारसी परिवार में हुआ था फिरोज शाह मेहता जी का। जब आप बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए लंदन भेजा गया तो वहां लंदन भारतीय सभा और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संपर्क में आकर राजनीतिज्ञ हो गए। इन्होंने अपने स्वतंत्र विचारों को प्रकट करने के लिए बॉम्बे क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र निकाला। बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता। बाद में मेहता जी बंबई प्रांतीय सभा के सदस्य एवं बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के सभापति बने। 1887 में बंबई लेजिस्लेटिव के सदस्य नियुक्त किए गए। ठीक है भाई। उसके बाद अगले व्यक्ति हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। स्वतंत्र विचारों के कारण सिविल सर्विस से बर्खास्त किए जाने वाले उदारवादी नेता, आईसीएस से बर्खास्त किए गए नेता थे कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म कोलकाता के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तत्कालीन भारतीय समाज को अपनी समस्या निवारण हेतु एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो आम जन की सहायक बन सके। इसके लिए इन्होंने 1876 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इसकी भारतीय जनपद सेवा आंदोलन के अतिरिक्त वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट के विरोध का नेतृत्व किया इन्होंने। भारतीय जनपद सेवा आंदोलन, पूरे देश का भ्रमण किया। इन्होंने बताया कि अंग्रेजों ने उम्र कम कर दी आईसीएस की। किसकी और क्यों की है? ताकि हमारे बच्चे आईसीएस ना बन सके। क्योंकि हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा, भारतीयों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा क्या होती थी? थोड़ा देर से होती थी। तो अंग्रेजों ने उम्र घटा दी। उम्र घटाने से क्या हो गया? जो इंडियन थे वो क्या हो गए अपने आप ही। तो इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था उस जमाने में और बताया था कि भैया ये, इसीलिए कांग्रेस की प्रारंभिक मांगों में एक मांग ये भी थी कि आईसीएस की आयु को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। तो छोटी मोटी तैयारी थोड़े होती है आईएएस, है ना। आप, मैंने कहा नहीं कि कोई, और एजुकेशन इज नॉट फॉर लिविंग, नेसेसरी फॉर लाइफ। शिक्षा खाली जीविकोपार्जन के लिए थोड़े होती है, जीवन के लिए जरूरी होती है। जिस भी क्षेत्र में जाओगे, अगर आपने आईएएस की तैयारी कर रखी है तो आप हमेशा ऊपर ही रहोगे, है ना। आपके विचार जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? जल्दी से ना तो किसी से प्रभावित होंगे और ना ही किसी का, कम से कम चाटुकार तो नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे? चाटुकार जिन्हें बोल। क्यों? क्योंकि सच्चाई आप जानते हो कि सब मिथ्या है। और ये अलग बात है कि अगर आप बन गए तो फिर तो गॉडफादर चाहिए, क्योंकि प्रमोशन और सीआर और बहुत कुछ जो होता है वो किसके हाथों में होता है? नेतृत्व जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि, उनके हाथों में होता है। ट्रांसफर, अन्य चीजें। तो भारतीय जनपद सेवा आंदोलन और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोलते हैं देसी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस पर उसका विरोध किया इन्होंने। आर्म्स एक्ट का विरोध किया। भारतीयों को आर्म्स रखने, हथियार रखने की छूट नहीं थी, यूरोपियों की थी, है ना। आर्म्स एक्ट का विरोध किया। कतिपय इतिहासकार इन्हें राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। इन्होंने 1879 में बंगाली नामक समाचार पत्र निकाला, जिसके लिए 2 माह की सजा भी मिली। बंगाली नामक समाचार पत्र किसने निकाला? आंसर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किस भाषा में निकाला? अंग्रेजी में निकाला। बंगाली नाम था समाचार पत्र का, लेकिन निकाला किसमें? अंग्रेजी में। 1921 में बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री बनने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बाकी में जो जितनी भी पर्सनैलिटी हैं उसको अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व का भूगोल कराना है।